नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कोशिका सेल। बायोलॉजी का यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी होती उनको ये समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। उनको यही समझ में नहीं आता कि कोशिका में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं और एक कोशिका के विभिन्न जो अंग हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको समझना ज़रूरी है, जितना आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और साथ में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, जो तथ्यात्मक बातें होंगी, हम उनको कवर करेंगे। ओके, तो आज हमारा टॉपिक शुरू करते हैं कोशिका। देखो, जो भी संरचना है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सबको बनाने में छोटी छोटी संरचनाओं का या स्ट्रक्चर्स का योगदान होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक घर का एग्जांपल लो। घर किससे बनता है? आप बहुत सारी हजारों की संख्या में छोटे छोटे ईंटें होंगी, पत्थर होगी, है ना। उनको आपस में जोड़कर, व्यवस्थित करके, एक के ऊपर एक रख कर, अच्छे से अरेंज करके तभी पूरा घर बनता है ना। इसी प्रकार से सभी जो प्राणी हैं या फिर पौधे हैं, वो छोटी छोटी इकाइयों के व्यवस्थित रूप से जुड़ने के कारण उनका पूरा शरीर बनता है, पूरा स्ट्रक्चर बनता है ना। तो जो सबसे छोटी इकाई है शरीर की, उसको हम बोलते हैं कोशिका, जिनसे पूरा शरीर बनता है। जिस प्रकार से ईंटों के आपस में जुड़ने से घर बनता है, उसी प्रकार से कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से पूरा शरीर बनता है, पूरा जीव बनता है। ठीक, चाहे वो प्लांट है, चाहे फिर वो एनिमल है, सबका जो शरीर है, सबका जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसीलिए इसको बोला है जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ को हम सेल बोलते हैं। एक तो इसकी डेफिनेशन हो गई ये कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सूक्ष्मतम इकाई। दूसरी इसकी डेफिनेशन है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब ये क्यों बोला? ये इसीलिए बोला कि जो कोशिका है, जो सेल है, वो जिस प्रकार से जो जीव है, पूरा शरीर उसका जो फंक्शंस परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन, है ना, श्वसन, पोषण या फिर प्रजनन या ग्रोथ, जो भी जो फंक्शंस है वो पूरा शरीर जैसे परफॉर्म करता है, वैसे ही एक सेल सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे छोटी इकाई जो है, सभी जो कार्य कर सकती है, वो कोशिका है। ऐसे तो हालांकि कोशिका से छोटे भी जैसे कोशिकांग हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। ऐसे तो ये कोशिका से छोटे हैं, बट ये इंडिपेंडेंटली सभी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। माइटोकॉन्ड्रिया केवल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, बट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, बट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। इस प्रकार से जो अलग अलग जो ऑर्गेनेलीज हैं वो केवल अपना ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सभी फंक्शन जो परफॉर्म करने की सबसे छोटी जो इकाई है वो कोशिका है। क्यों? क्योंकि जो कोशिका है वो अपने आप में एक संपूर्ण जीव भी हो सकती है। जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। मतलब एक कोशिका ही उनका पूरा शरीर है और वो एक कोशिका के रूप में ही अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला। बिकॉज स्ट्रक्चरल इसलिए बोला कि सभी जो जीवों का शरीर है वो कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से बनता है। एंड फंक्शनल इसलिए बोला बिकॉज जो फंक्शंस परफॉर्म करने की सबसे छोटी इकाई, जो सभी कार्यों को इंडिपेंडेंटली कर सकती है और अकेली भी एक जीव के रूप में पूरा कार्य परफॉर्म कर सकती है, पूरा जीवन जी सकती है, तो इसीलिए इसको बोला द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम कोशिका बोलते हैं। ठीक,
अब जो सेल वर्ड है वो किन्होंने क्वाइन किया, वो किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जो कोशिका सेल वर्ड है वो कहाँ से आया, रॉबर्ट हुक ने दिया 1665 में। ठीक, उसके बाद जो सेल की डिस्कवरी है वो किन्होंने की, वो रॉबर्ट हुक ने की। सेल वर्ड भी इन्होंने दिया। इन्होंने जो कॉर्क होता है उसमें डेड सेल्स को देखा, स्वयं का इनके बनाया गया माइक्रोस्कोप था जो इन्होंने ही बनाया था, उसमें इन्होंने कोशिकाओं को पहली बार देखा, बट वो डेड सेल्स थी, मृत कोशिकाएं थी कॉर्क में। कॉर्क देखो क्या होता है, कॉर्क ऐसे इस टाइप का लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा भी होगा, बॉटल्स के ढक्कन के रूप में पहले यूज़ किया जाता था। आजकल तो कम देखने को मिलता है, बट पहले आम था कि बॉटल्स के ढक्कनों में कॉर्क का यूज़ किया जाता था। तो कॉर्क की सेल जो थी, मृत कोशिकाएं थी, वहाँ पर इन्होंने फर्स्ट टाइम कोशिकाओं को अपने माइक्रोस्कोप में देखा। तो जो कोशिका की डिस्कवरी का श्रेय है वो जाता है रॉबर्ट हुक को। बट जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, अगर ये क्वेश्चन आए तो वो आएगा ल्यूवेनहॉक। इन्होंने बैक्टीरिया की सेल को देखा, जीवाणु की कोशिका को देखा, जो कि जीवित कोशिका को देखने का इनका सबसे पहला है ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, ये आप ध्यान रखना। जो कोशिका वर्ड किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने। एंड कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा, वो भी रॉबर्ट हुक ने। बट वो डेड कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं थी। जो लिविंग जो सेल्स थी, जीवित कोशिकाएं थी, उनको सबसे पहले किसने देखा, ल्यूवेनहॉक ने। और इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। उसके बाद आती है एक क्वेश्चन की सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, वो दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने 1838-39 में। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, इन्होंने बोला कि सभी जीवों का शरीर सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बनता है। एंड जो सभी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होती हैं, मतलब जो पहले सेल थी उसी से नई सेल बनती है। ठीक, फिर उन्होंने बोला कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये कुछ सेल थ्योरी के पॉइंट थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सेल थ्योरी किसने दी एंड कब दी, स्लाइडेन एंड स्वान ने दी, 1838-39 में दी। और सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं एंड सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। एंड सभी ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से अपना जो जीवन शुरू करते हैं। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। लाइक जो सबसे छोटी कोशिका है, स्मॉलेस्ट सेल ओवरऑल सभी प्राणियों में, वो है माइकोप्लाज्मा की। एंड सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच एग, ये सबसे बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट सेल है। देन ह्यूमंस में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, स्पर्म, शुक्राणु। जो मेल का स्पर्म होता है वो ह्यूमंस में सबसे छोटी सेल होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है। उसके बाद ह्यूमंस में सबसे बड़ी कोशिका है एग या अंडाणु। जो फीमेल का एग होता है वो ह्यूमंस में सबसे बड़ी कोशिका होती है। एंड ह्यूमंस में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन्स, यानी जो तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की जो सेल होती है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन ह्यूमंस में लॉन्गेस्ट सेल होती है, सबसे लंबी होती है। अब न्यूरॉन्स की एक खास बात होती है, यहाँ से क्वेश्चंस आता है, आप ध्यान रखना कि न्यूरॉन्स जो होती हैं उनमें सेल डिवीजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ब्रेन में या नर्वस सिस्टम की जो इंजरी होती है वो हील बहुत लेट होती है या नहीं होती। ठीक है, रीजनरेशन पावर इनकी बिल्कुल जो इंजरी की वो कम होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ड्राइविंग के टाइम पे आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ये बिकॉज़ अगर चोट आपके दिमाग में लग गई एंड न्यूरॉन्स अगर उसमें इंजर्ड हो गए तो न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होने के कारण आपकी रिकवरी बहुत लेट होगी या नहीं होगी। ठीक, ये आपके लिए फैटल हो सकता है, मृत्युकारक हो सकता है। इसीलिए आपको प्रिकॉशन रखनी चाहिए, बिकॉज़ ये कंसेप्ट यहाँ से है, बिकॉज़ न्यूरॉन्स जो है उनमें डिवीज़न नहीं होता। ओके, अब जो न्यूरॉन्स में तो डिवीज़न नहीं होता, इसके विपरीत सबसे तेज जो विभाजन है, डिवीजन है, वो किन सेल्स में होता है, वो होता है लीवर में। जो यकृत की सेल्स होती हैं, आप अगर लीवर को आधा काट भी दोगे ना, फॉर एग्जांपल ये लीवर है, आपने आधा काट दिया
तो लीवर में इतनी ज़बरदस्त डिवीजन पावर होती है, वो पूरा दोबारा से रीजनरेट कर जाएगा। इसीलिए हम ट्रांसप्लांट में भी लीवर के अपना हिस्सा दे सकते हैं किसी को, ठीक है, बिकॉज़ वो आराम से रीजनरेशन उसमें बहुत अच्छी होती है, सेल डिवीज़न सबसे फास्ट होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि सब किसमें सेल डिवीज़न नहीं होता, न्यूरॉन्स में नहीं होता, और सबसे फास्ट जो डिवीज़न होता है वो किस में होता है, लीवर में होता है। तो जिस प्रकार से ईंट दीवार बनाती हैं, दीवार से फिर कमरा बनता है एंड कमरे से पूरा घर बनता है, उसी प्रकार से जो हजारों कोशिकाएं हैं वो जुड़ के पूरा शरीर बनाती हैं। कैसे? पहले जो कोशिकाएं होंगी वो टिश्यूज़ बनाएंगी, ऊतक बनाएंगे, है ना। उसके बाद एक ही प्रकार के जो टिश्यूज़ हैं, ऊतक हैं, वो इकट्ठा होकर ऑर्गन्स बनाएंगे। एंड ऑर्गन्स क्या है, अलग अलग टाइप के जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनके समूह को हम अंग तंत्र बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। एंड ये सभी अंग मिलकर पूरा शरीर बनाते हैं, एक संपूर्ण जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारा सेल का, कि कैसे जो एक कोशिका है वो पूरे शरीर का निर्माण करती है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाएंगी, ऊतक मिलकर अंग बनाएंगे, एंड अलग अलग टाइप के अंगों के सिस्टम्स सारे आपस में मिलकर पूरा एक संपूर्ण जीव बनाएंगे, पूरा शरीर का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब जो कोशिका है वो अविभाज्य नहीं है। इस बात का मतलब क्या है कि कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, कोशिका में ऑर्गेनेलीज होते हैं इसके अंदर, इसीलिए इसको बोला है कि कोशिका ऐसा नहीं है कि अविभाज्य है, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक। एक कोशिका भी अपने आप में एक संपूर्ण जीव हो सकती है, इसीलिए हमने इसको बोला द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज ये अपने आप में एक पूरा स्ट्रक्चर है एंड सभी जो जीव के फंक्शंस हैं वो अकेली कोशिका भी परफॉर्म कर सकती है। फॉर एग्जांपल, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनको हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ठीक। अब कुछ कोशिकाएं जो है क्या होती हैं कि उनके अलग अलग सेल्स के अलग अलग स्पेस जो प्लेसेस के अकॉर्डिंग उनके कुछ नाम रख दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, नर्वस सिस्टम की कोशिका को हम बोलते हैं न्यूरॉन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता। एंड किडनी की वृक्क की कोशिका को हम बोलते हैं नेफ्रॉन, जो कि यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन ह्यूमन मेल में जो रिप्रोडक्टिव कोशिका है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, शुक्राणु। एंड ह्यूमन फीमेल में और प्लांट्स में दोनों में ही जो जनन कोशिका होती है वो है एग या अंडाणु। प्लांट्स में भी एग ही बोलते हैं एंड ह्यूमंस में भी एग ही बोलते हैं, ठीक है। एंड जो प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स या फिर अकेले पॉलन्स भी बोलते हैं। एंड ये जो पॉलन्स हैं ये पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा जो फीमेल फ्लावर में स्टिग्मा होता है, मतलब जो फीमेल जेनाइटल पार्ट है, फीमेल जननांग है, वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स के द्वारा। तो पोलन्स जो है, पोलन्स के कारण ही इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन्स का फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स तक ट्रांसफ़र होना। और वो कौन करते हैं? ये इंसेक्ट, भंवरे है ना, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स जिनको हम बोलते हैं, उनके द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है। तो पोलन्स के कारण ही इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि कोशिका के प्रकार कितने हैं एंड किसके आधार पर, जटिलता के आधार पर कि स्ट्रक्चर उनका कैसा है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता के आधार पर कोशिका के दो प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एंड यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ओके। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो प्रिमिटिव होती हैं, मतलब आदिम होती हैं, पुरानी होती हैं,
अविकसित होती हैं, इनकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई होती। जो सेल का जो बेसिक कैरेक्टर है वो इनमें होता है, लाइक सेल मेम्ब्रेन होती है ना, कोशिका जो झिल्ली होती है बाहर वो होती है। एंड जो कुछ इसमें केवल मुख्य अंग ही होते हैं, बाकी के जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो इनमें नहीं होते। ठीक है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एक जो जेनेटिक मटेरियल इनका होता है वो बस ऐसे ही पड़ा रहता है न्यूक्लियस के रीजन में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। ये आप ध्यान रखना कि जो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियाइड होता है, मतलब आइड का मतलब होता है लाइक कि उसके जैसा, एंड न्यूक्लिया जो वर्ड आया है वो न्यूक्लियस से आया है, मतलब केंद्रक जैसा या न्यूक्लियस जैसा इनमें कुछ होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। कि साइटोप्लाज्म में एक जगह ये पड़ा रहता है इनका जेनेटिक मटेरियल, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। ठीक है, जो दूसरे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिनके चारों ओर झिल्ली होती है, झिल्ली नहीं होती इन जो इसमें जो ऑर्गेनेलीज होते हैं इनके चारों ओर, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, है ना, ये इनमें नहीं होते। एंड उसके बाद ये केवल और केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उन्हीं में सिर्फ मिलता है ये, और साइज इनका जनरली स्मॉल होता है। एंड इसमें क्या है, सेल डिवीजन केवल और केवल फ्यूजन या बडिंग से होता है। ठीक, जो इनका कोशिका विभाजन है वो फ्यूजन या बडिंग से होता है, मतलब एक कोशिका है वो दो में सिंपली टूट जाएगी, इसको बोलते हैं फ्यूजन या बडिंग। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता। आगे हम जब सेल डिवीजन प्रोसेस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब हम समझाएंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान रखो कि इसमें जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, वो फ्यूजन या बडिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल हैं मोनेरा। मोनेरा होते हैं जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। तो ये है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड देन है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, ये कंप्लीट सेल्स होती हैं, अच्छी विकसित होती हैं, फुली डेवलप्ड होती हैं, और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है, साथ में न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में जब सेल ऑर्गेनेलीज करेंगे, कोशिकांग करेंगे तो हम करेंगे। इसके बाद इसमें जो भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जिनके चारों ओर झिल्ली होती है, वो सभी इसमें उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो सभी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, एक कोशिका वाले जीव या फिर बहुकोशिकीय जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स लाइक हमारे जैसे। तो सभी जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स में जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक तो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है, ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ये आपको ध्यान रखना है। मोनेरा है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड जो प्रोटिस्टा है वो है यूनिसेलुलर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सेल्स। एंड जो एसिटेबुलेरिया है बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिसमें एक कोशिका है, और सबसे बड़ा जो ऐसा जीव है एक कोशिका वाला जिसमें यूकैरियोटिक सेल है वो है एसिटेबुलेरिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंजाई को बोलते हैं क्वक, पादप एंड जंतु। ठीक है, ये है बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी मल्टी सेलुलर, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं और इनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस यही है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस होता है। एंड आगे भी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ये छोटी होती हैं जनरली, एंड ये यूकैरियोटिक बड़ी होती हैं। एंड न्यूक्लियस के चारों ओर इसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, झिल्ली नहीं होती, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियस नहीं होता। बिकॉज न्यूक्लियस तभी बनेगा ना तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, तो यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियाइड, है ना, जो कि न्यूक्लियस जैसा कुछ है बट न्यूक्लियस नहीं है। एंड यहाँ पर
न्यूक्लियस के चारों ओर झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, एंड इसको हम प्रॉपर न्यूक्लियस या केंद्रक बोलते हैं। देन यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, वो जीव द्रव्य से होती है, प्रोटोप्लाज्म से होती है। प्रोटोप्लाज्म हम बाद में देखेंगे क्या है। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर सभी जो तरल, जो पूरा पदार्थ है, उस पूरे लिक्विड को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। ठीक। देन यूकैरियोटिक सेल्स में जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, एंड ये हम जब माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे ये आपको तब समझ में आएगा। एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, या दूसरे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जिनको चारों तरफ झिल्ली होती है, वो सभी यहाँ पर एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है। एंड उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत फास्ट होती है, प्रजनन बहुत तेज़ गति से होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी सिंपल होता है। जो इतने सारे ऑर्गेनेलीज तो अब्सेंट ही हैं, है ही नहीं, बहुत इनका छोटा सा स्ट्रक्चर है, सिंपल सा, तो इनको रेप्लिकेशन में या डिवीजन में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इनको कम चीज़ें बनानी है ना। तो इसलिए इनकी जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन की प्रोसेस है, वो बहुत फास्ट होती है। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो स्लो होती है। ठीक है। बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो फॉर्म करने पड़ेंगे, एंड उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है, वो जनन की जो प्रोसेस है वो स्लो होती है। अब कुछ जो ऑर्गेनेलीज हैं, कुछ पार्ट्स हैं, वो दोनों में ही होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी, यूकैरियोटिक में भी। वो देख लेते हैं कि वो कौन से होते हैं। सीलिया या फ्लैजिला जो कि मूवमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो दोनों में होते हैं। डीएनए, जेनेटिक मटेरियल दोनों में होता है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म दोनों में होता है। एंड फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो दोनों में होती है। फोटोसिंथेसिस यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, एंड प्रोकैरियोट्स में जो ब्लू, ग्रीन एल्गी एटसेट्रा होती हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, तभी तो सेल बोलते हैं। बिकॉज सेल का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होनी चाहिए। तो कोशिका झिल्ली दोनों में ही होगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी एंड यूकैरियोटिक सेल्स में भी। एंड दोनों में ही जो सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति होती है। प्लांट्स में यहाँ पर जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, एंड फंजाई में काइटिन की बनी होती है। ठीक है। प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है, एंड फंजाई में काइटिन की बनी होती है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वाल होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। ठीक है। उसके बाद राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दोनों में ही होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम्स होते हैं। अभी आप इतना ही ध्यान रखो कि यहाँ पर ये छोटे होते हैं 70S होते हैं, एंड यहाँ पर बड़े होते हैं 80S होते हैं। ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर है डिटेल में वो हम जब राइबोसोम्स करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज में, तब देखेंगे कि एस का क्या मतलब है, 70S क्यों बोलते हैं, 80S क्यों बोलते हैं, ये सब चीज़ें हम तब देखेंगे। ठीक है। तो ये हमने देखा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। जैसे यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, बट यहाँ पर 70S होते हैं, यहाँ पर 80S होते हैं। न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड यहाँ पर न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, सेल वाल दोनों में होती है। प्रोकैरियोट्स में सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है, एंड यूकैरियोट्स में, प्लांट्स में सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है, एंड फंजाई में काइटिन की बनी होती है। ठीक है। एंड यहाँ पर जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सारे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, है ना, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सब चीज़ें नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में क्या फ़र्क है। मीन्स जो जंतु कोशिका है उसमें और जो पादप की, पौधों की कोशिकाएं हैं उसमें, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अब एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, दोनों में ही यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं,
बट एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग एंड जो प्लांट्स हैं उनको अपना भोजन खुद बनाना होता है, या फिर उनमें लोकोमोशन नहीं होता, मीन्स गति नहीं होती, तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो प्लांट सेल्स हैं पौधों में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं सेल में, ताकि वो अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम देखते हैं। एनिमल सेल्स थोड़ी छोटी होती हैं साइज में, प्लांट सेल्स बड़ी होती हैं। एंड एनिमल सेल्स में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती, सेल वाल नहीं होती। प्लांट्स में सेल वाल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। एंड जो एनिमल सेल्स हैं वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो बिल्कुल सेल के सेंटर में होता है। एंड प्लांट्स में जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो एक साइड में होता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत बड़ा वैक्यूल हो जाता है, उसी कारण जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में चला जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बट सारे छोटे छोटे होते हैं। बट प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक ही वैक्यूल होता है और वो बड़ा वैक्यूल होता है। ठीक है, एंड कैन नॉट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स। जो एनिमल सेल्स हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स अपने आप नहीं बना सकती, बट प्लांट्स जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो अपने न्यूट्रिएंट्स वो खुद सिंथेसाइज खुद बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते, बट यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली एक्सचेंज के ऑर्गन्स होते हैं, ये हम बाद में जब ऑर्गेनाइज करेंगे तब करेंगे। ठीक है, जो प्लांट सेल एनिमल सेल होती है वो राउंड होती है, प्लांट सेल जो होती है वो चकोर होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे एनिमल सेल छोटी होती है, प्लांट सेल बड़ी होती है, ये राउंड होती है, ये चकोर होती है, ये गोल होती है, एंड ये चकोर होती है। इसके बाद इसमें वैक्यूल्स छोटे होते हैं, यहाँ पर वैक्यूल्स बड़े होते हैं। एंड कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो केवल एनिमल सेल्स में मिलेंगे, प्लांट सेल्स में नहीं मिलेंगे। वो है सीलिया, एनिमल्स में मिलेंगे, प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे। फ्लैजिला, ये दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलेंगे, प्लांट सेल्स में नहीं मिलेंगे। उसके बाद लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स बेसिकली जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पाचन में हेल्प करते हैं। इनमें एंजाइम्स होते हैं जो कि पाचन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ये भी एनिमल सेल में मिलेंगे, ये प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे। एंड कुछ जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि जो कि केवल प्लांट सेल्स में मिलेंगे, एनिमल सेल्स में नहीं मिलेंगे। वो क्या क्या हैं? एक तो सेल वाल। सेल वाल सिर्फ कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ प्लांट्स में मिलेगी, एनिमल्स में नहीं मिलेगी। एंड उसके बाद टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? जैसे हमने पढ़ा कि जो प्लांट सेल है वो चकोर होती है और उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है ना। एनिमल सेल में तो छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं बहुत सारे, प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है बट बहुत बड़ा होता है। तो जो वैक्यूल के चारों साइड भी एक मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में, इसीलिए उसको हम, जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो सेल वाल होती है। एंड देखो सेल वाल बेसिकली क्या होती है? सेल वाल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है, उसको हम सेल वाल बोलते हैं, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। बिकॉज देखो जो प्लांट्स हैं उनको एनवायरमेंटल कंडीशंस वहाँ की ऐसी होती हैं कि हवा चलेंगी, आंधियाँ आएंगी, बारिश होगी, है ना, तूफान आएंगे, तो वहाँ पर उनको सर्वाइव करना पड़ता है। तो प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए ऐसा सिस्टम बना है कि उनके सेल्स के बाहर भी एक सेल वाल होती है जो कि सेल को और ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर सेल वाल मिलती है। देन यहाँ पर प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो प्लास्टिड्स के कारण ही होती है। प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर प्रदान करते हैं प्लांट्स को, जैसे टोमेटो में जो रेड कलर है, चिल्ली में जो रेड कलर है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण है। एंड जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो फूड स्टोरेज का काम करती हैं। ठीक है, तो ये सभी फूड से रिलेटेड ही होती हैं लगभग सेल्स प्लांट्स में। ठीक, तो ये हो गया एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंस। एनिमल सेल राउंड होती है, प्लांट सेल चकोर होती है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर लाइसोसोम्स होते हैं, यहाँ पर लाइसोसोम नहीं होते। यहाँ पर न्यूक्लियस सेंटर में होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस एक साइड में होता है। और यहाँ पर जो वैक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं और कई सारे होते हैं। यहाँ पर जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक, यहाँ पर टोनोप्लास्ट होती है, यहाँ पर नहीं होती।
ठीक है। बाकी जो सारे ऑर्गेनेलीज हैं वो प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म क्या है, ठीक है। जैसे हमने कोशिका को बोला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी प्रकार से जीव द्रव्य को बोला कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का जो भौतिक आधार है वो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। बिकॉज यहीं पर जो सारी चीज़ें हैं, जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिससे पूरा जीवन चलता है ना, जिससे सभी कार्य होते हैं, इसी में रह कर के सभी ऑर्गेनेलीज पूरे अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको बोला फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार। अब जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म की जो डिस्कवरी है, खोज है, वो करी थी डुजार्डिन ने 1835 में, और इन्होंने इसको नाम दिया था सार्कोड। ये आप ध्यान रखना कि जो सार्कोड टर्म थी वो किन्होंने दी थी, डुजार्डिन ने। बट उसके बाद 1839 में प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किन्होंने दी, जे.ई. पुरकिंजे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पुरकिंजे, डुजार्डिन, है ना, कि सार्कोड टर्म किसने दी एंड प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी। तो ये आप ध्यान रखना कि खोज करी डुजार्डिन ने, उन्होंने सार्कोड नाम दिया, एंड प्रोटोप्लाज्म फिर नाम किन्होंने दिया, जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में, ठीक है। अब जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, देखो जैसे ये सेल है, सेल ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन, बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो है सेल मेम्ब्रेन के उपस्थित जो भी पूरा जो तरल मीडियम है, जो लिक्विड है, उसको हम सारे को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली लिक्विड पार्ट है सेल का जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसको हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, पारभासी मीन्स ट्रांसलूसेंट, जिसमें से साफ नहीं दिखता, उसको हम पारभासी बोलते हैं। एंड अर्ध तरल द्रव्य होता है, सेमी लिक्विड होता है, ना तो आप इसको सॉलिड बोल सकते, ना आप इसको लिक्विड बोल सकते, ये ऐसा कोलाइडल मीडियम होता है, ठीक है। आपने सॉल्यूशंस के टाइप्स में पढ़ा होगा कि सस्पेंशन, कोलाइडल, सॉल्यूशन, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के, लिक्विड मीडियम के, तो ये कोलाइड का एग्जाम्पल है। एंड जो कोलाइड है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये कुछ इफ़ेक्ट शो करता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि टिंडल इफेक्ट शो करता है प्रोटोप्लाज्म या ब्राउनियन इफेक्ट शो करता है ना। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल ये तो सॉल्यूशन है एंड ये कोलाइड है, ये मतलब ये हो गया अपना प्रोटोप्लाज्म। तो अगर यहाँ से लाइट गुजारी जाएगी तो लाइट ऐसे डिस्पर्स हो जाएगी, बिखर जाएगी, तो इसी को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। नेक्स्ट है ब्राउनियन इफेक्ट, या इसको पेडेसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि जो लगातार जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के, कोलाइड के, लिक्विड के, वो हमेशा ही मोशन में रहते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं ब्राउनियन इफेक्ट। तो जो ये अपना प्रोटोप्लाज्म है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा लगातार मूवमेंट में रहते हैं, जिसको ब्राउनियन इफेक्ट कहते हैं। ये भी ये शो करता है, मतलब है जो पार्टिकल हैं वो हमेशा ही गति में रहते हैं। उसके बाद जैसे हमने सेल थ्योरी देखी थी, किसने दी, ऐसे ही प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी गई, जीव द्रव्य सिद्धांत दिया गया, किसने, मैक्स शुल्ज ने, इन्होंने अपनी प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी। अब जो जीव द्रव्य है उसके कौन कौन से जो घटक हैं, पार्ट्स हैं, उसमें 65 से 90% जो है पानी है, 10 से 20% प्रोटीन्स या एंजाइम्स हैं, देन 2 से 3% वसा या लिपिड है, 1% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 1% इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, डीएनए, आरएनए दोनों मिलते हैं, ठीक है। अब जो प्रोटोप्लाज्म है उसके 2 पार्ट हैं, देखो ये होगी सेल। अब सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है, या तो वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड पार्ट होता है, तो वो भी इसके अंदर ही आ गया। मतलब प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड है कहीं भी है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जीव द्रव्य में 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, जो केंद्रक के बाहर की झिल्ली है और जो कोशिका झिल्ली है, उसके बीच का जो हिस्से में जो लिक्विड है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म।
एंड दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो केंद्रक की झिल्ली है उसके अंदर जो लिक्विड है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोटोप्लाज्म के दो भाग। एक तो साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड पार्ट है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। एंड जो न्यूक्लियस के अंदर जो बचा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के केंद्रक झिल्ली के अंदर है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। ठीक है, अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। एंड जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन्स या लिपिड्स की बनी होती है एंड ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। पहले इसको बोलते थे सेमी परमिएबल, मतलब बट बाद में इसको सेलेक्टिव परमिएबल बोला गया कि ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी एंड अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो इसको सही लगेगा कि फेवरेबल है सेल की हेल्थ के लिए, उनको ये आने देगी, बाकी को ये रोक देगी। ये सिलेक्शन के अकॉर्डिंग किसी को पार्टिकल को आने या जाने देती है, इसलिए इसको बोला सेलेक्टिवली परमिएबल। इसको हम बाद में जब कोशिका मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, एंड ये जो कोशिका को आकार प्रदान करती है, शेप देती है सेल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन जो भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं साइटोप्लाज्म में? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, राइबोसोम्स, है ना। ये बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, कोशिकांग हैं, ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो केंद्रक द्रव्य है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं? एक तो ये सबसे पहले तो बाहर तो होगी इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। एंड इसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं वो है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है। ये हम बाद में स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे जब न्यूक्लियस करेंगे। देन न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र होते हैं, एंड सेंट्रोसोम तारककाय होता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के दो पार्ट हैं, साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के और सेल के जो भी न्यूक्लियस के बाहर जो द्रव्य है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, एंड जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज की, कोशिकांगों की। जो कोशिका के अंदर अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जो अंग हैं, जो पूरे सेल का फंक्शन सभी परफॉर्म करते हैं, उनको हम कोशिकांग बोलते हैं। जो भी कोशिका के अंदर लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जीवित घटक हैं, उनको हम कोशिकांग बोलते हैं। ये बहुत सारे हैं जो हम पहले भी देख चुके, एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में कुछ अलग ऑर्गेनेलीज हैं, क्लोरोप्लास्ट, सेल वाल, है ना, एंड प्लास्टिड, ये सब हैं, तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जो जनरल ऑर्गेनेलीज हैं जो दोनों में पाए जाते हैं उनको देख लेते हैं। हमारा पहला ऑर्गेनेली है, अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल में फ्री फ्लोटिंग है, कि इसकी कोई ऐसे बाउंड्री नहीं होती कि ये यहीं पर रहेगा, कहीं भी ये मूवमेंट करता रहता है। कहाँ पे आप बताइए, न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा कि साइटोप्लाज्म में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, तो ये कहीं भी किसी भी साइड में मूव कर सकता है सेल के अंदर, एंड इसीलिए इसको बोला फ्री फ्लोटिंग या स्वतंत्र तैरने वाला। एंड इसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है, एक अंदर की साइड, एक बाहर की साइड। एंड इसको हम एनर्जी हाउस या ऊर्जा गृह भी बोलते हैं सेल का, कोशिका का। क्यों? क्योंकि यहाँ भोजन का ऑक्सीडेशन होता है और एटीपी जो है एनर्जी की करेंसी है, जो एनर्जी जिसमें फ्लो होती है, एटीपी यहीं पे बनती है। ठीक है, पहले एडीपी बनेगा एंड फिर एक फास्फेट ऐड होगा, देन एटीपी बनेगा। तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है एंड वहीं से सारी एनर्जी आगे शरीर में जो फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऊर्जा गृह या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, एंड इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल भी खुद का होता है। अब जो
माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी डिस्कवरी किन्होंने की, बाई अल्टमान इन 1886। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की 1886 में, इसीलिए इनको अल्टमान पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के कि अल्टमान पार्टिकल किनको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, एंड पैलेट पार्टिकल किनको बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस को बोलते हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिलेंड्रिकल या रोड शेप्ड होता है, एंड इसके जो कार्य हैं वो रेस्पिरेटरी साइट है सेल की, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है भोजन का और एनर्जी रिलीज होती है, एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस यहीं पर होता है। तो ये था अपना माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है गोल्गी बॉडी। ये इसकी डिस्कवरी किन्होंने की, गैमिलो गोल्गी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा गोल्गी बॉडी, या गोल्गी अपरेटस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, गोल्गी अपरेटस। ये भी ट्यूब्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स का बना होता है। बहुत सारी ट्यूब्स होंगी एंड वेसिकल्स होंगे छोटे छोटे, एंड वैक्यूल्स होंगे। ठीक, ये दोहरी झिल्ली होती है, इसके चारों तरफ भी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर एक बाहर। एंड ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है एक्सेप्ट ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये प्लांट्स की क्लासिफिकेशन होती है। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इनके जो मेल्स होते हैं उनमें मेल के जो युग्मक होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वहाँ पर क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पर ये नहीं मिलते गोल्गी बॉडी। एंड ह्यूमंस की जो आरबीसी में या मैमल्स की आरबीसी में आप बोल सकते हो, एंड मैच्योर स्पर्म्स में गोल्गी बॉडी नहीं मिलते। बाकी सभी सेलों में, या वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, सभी जगह गोल्गी अपरेटस मिलता है। एंड इनको डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। जो डिक्टियोसोम किस में बोलते हैं, प्लांट्स में एंड इनवर्टिब्रेट्स में, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, अकशेरुक प्राणी होते हैं, इन दोनों में इनको डिक्टियोसोम के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल्स में इनको गोल्गी बॉडी बोलेंगे, गोल्गी अपरेटस बोलेंगे, एंड प्लांट सेल्स में और इनवर्टिब्रेट्स में, अकशेरुक प्राणियों में इनको डिक्टियोसोम बोलेंगे। ठीक है, एंड इसके जो फंक्शंस क्या हैं, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके साइड में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी जो चीज़ें बनाई हैं, जो तैयार करी हैं, उनको। अब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्यी जलिका। रेटिकुलम वर्ड का मतलब बेसिकली जाल होता है। यहाँ पर जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसीलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्यी जलिका बोलते हैं। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, इसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है। अब ये जो झिल्ली है या मेम्ब्रेन है, चाहे वो कोशिका झिल्ली हो या फिर केंद्रक झिल्ली हो, या जो दूसरे कोशिकांग हैं उनके चारों तरफ जो झिल्ली है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, या फिर दूसरे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके चारों तरफ वाली मेम्ब्रेन हो, तो सभी मेम्ब्रेन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। ये मेम्ब्रेन्स फास्फोलिपिड्स की बनी होती हैं। अब जो फास्फोलिपिड्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स किस टाइप से इनका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है फास्फेट का हेड, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब पानी से प्यार करने वाला होता है। जिस दिशा में पानी होगा ये उसी साइड जाएगा, उसी तरफ ये पोर्शन हेड वाला होगा। एंड ये है टेल पोर्शन जो लिपिड्स का बना होता है, एंड ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी से डरता है। जहाँ भी पानी होगा ये उससे दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, फास्फेट का हेड वाला पार्ट एंड लिपिड्स का टेल वाला पार्ट। फास्फेट का जो हेड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार करता है, जिस दिशा में पानी होगा उसी साइड जाएगा। एंड जो लिपिड वाला टेल वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक होगा, मतलब पानी से डरता है, पानी जिस डायरेक्शन में होगा उससे दूसरी डायरेक्शन में टेल पार्ट होगा। अब ये इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, ये हो गया हेड पार्ट, टेल पार्ट, ये इस टाइप से मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं। ये टेल पार्ट, फिर ये हेड पार्ट। ठीक है, ये होगी लेयर। इधर भी वाटर है बाहर की साइड, एंड
अंदर की साइड भी वाटर है, तो जिधर वाटर है, पानी है, उधर ये हेड पार्ट होगा, बिकॉज ये पानी से प्यार करने वाला पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, तो ये इधर हो जाएगा। एंड जो बीच में ये टेल पोर्शन इस साइड से ऐसे अटैच हो जाएंगे, बिकॉज ये पानी से दूर भागते हैं, तो ये बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी एक लेयर। जहाँ पर हम बोल रहे हैं डबल मेम्ब्रेन है, तो इस टाइप की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, फिर ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसलिए इसको बोला ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। अटैच्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक साइड से ये जो केंद्रक की मेम्ब्रेन होती है उससे अटैच होती है, जैसे ये अपना न्यूक्लियस हो गया, एंड यहाँ पर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। ठीक है, अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अंतद्रवी जलिका, ये 2 टाइप्स की होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, चिकनी अंतद्रवी जलिका। दूसरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, खुरदरी अंतद्रवी जलिका। किसके बेसिस पे हम इसको रफ या स्मूथ बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं राइबोसोम्स की प्रेजेंस के बेसिस पे। अब ये कैसे राइबोसोम्स यहाँ पर आते हैं? देखो, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, जिससे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जुड़ी हुई है। अब केंद्रक में हमने देखा था न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, जिसको केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रिका में राइबोसोमल RNA होता है, मतलब जो RNA राइबोसोम्स फॉर्मेशन करता है वो न्यूक्लियोलस में या केंद्रिका में होता है। तो यहाँ से राइबोसोम्स बनते हैं, एंड राइबोसोम्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, केंद्रिका की जो झिल्ली होती है, उसके बाहर भी चिपके हुए होते हैं, एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बाहर भी चिपके हुए होते हैं, और यहाँ पर ये प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं राइबोसोम्स। तो जहाँ पर ये राइबोसोम्स होते हैं जिस पोर्शन पे, वो बाहर से ऐसा दिखता है, ऊपर दाने दाने से हैं, एंड उसकी रफ अपीयरेंस आती है, खुरदरी अपीयरेंस आती है, तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःद्रवी जलिका, राइबोसोम्स के चिपके होने के कारण। ठीक है, और ये हमेशा जो राइबोसोमल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, वो न्यूक्लियस की तरफ होगी, केंद्रक की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि उधर से ही राइबोसोम्स बन के इस पर चिपक जाते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सभी पूरी ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं होते, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी भी होती है जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं होते, तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER या चिकनी अंतःद्रवी जलिका। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है? ये हो गया अपना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से न्यूक्लियोलस में हो गया, केंद्रिका में राइबोसोमल RNA, यहाँ से राइबोसोम्स बने, राइबोसोम्स न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक गए। तो ये जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तो फंक्शंस परफॉर्म करेगा प्रोटीन सिंथेसिस का, बिकॉज यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब जो स्मूथ वाला पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो करेगा लिपिड सिंथेसिस या लिपिड्स का निर्माण। ठीक, स्मूथ वाला करेगा लिपिड फॉर्मेशन, एंड रफ वाला करेगा प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स हैं। ठीक, तो ये होगी अपनी RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, प्रोटीन का निर्माण करेगी। क्यों? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स हैं, एंड राइबोसोम्स प्रोटीन्स फॉर्मेशन करते हैं, एंड स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स फॉर्मेशन करेगी, लिपिड्स का निर्माण करेगी, वसा बनाएगी। ठीक है, तो ये अपनी होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है, एंड पूरी सेल को सपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी देती है, कि पूरा जैसे स्ट्रक्चर है सेल का, उसमें ये इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सपोर्ट भी देते हैं पूरे संरचना को, कि उनकी शेप मेंटेन रहे। ठीक है, मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो भी न्यूक्लियस से मटेरियल्स बन के आता है तो उनको फर्दर आगे गोल्गी अपरेटस तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं गोल्गी बॉडी की, गोल्गी अपरेटस की। इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी जो साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस। ठीक, ये ट्यूब्स के, वेसिकल्स के एंड वैक्यूल्स के बने होते हैं, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं।
एंड इसमें बहुत सारे ये वेसिकल्स होते हैं छोटे छोटे, इनको पोटिकाएं बोलते हैं, एंड वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, दोहरी मेम्ब्रेन से, झिल्ली से घिरा हुआ होता है, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। एंड जो गोल्गी अपरेटस है वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, किन किन में नहीं मिलता, कौन सी जो सेल्स हैं एक्सेप्शन है जहाँ पर गोल्गी अपरेटस नहीं मिलता। एक तो प्लांट्स में जो ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ग्रुप है, ये आप बॉटनी में पढ़ोगे क्लासिफिकेशन में, ये प्लांट्स के टाइप होते हैं। इनके जो मेल गैमेट्स होते हैं, नर युग्मक होते हैं, इनमें नहीं मिलता। देन आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनमें नहीं मिलता। एंड जो मैच्योर स्पर्म्स हैं, शुक्राणु हैं, उनमें नहीं मिलता। इन सब को छोड़ के गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडी सभी यूकैरियोटिक सेल्स में, कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अब प्लांट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में इनको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, गोल्गी अपरेटस को। इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनको हम बोलते हैं अकशेरुक प्राणी या इनवर्टिब्रेट्स। प्लांट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में इनको डिक्टियोसोम बोलते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या कार्य हैं? स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। अब इनको एक एक करके समझते हैं। ये स्टोरेज कैसे करता है? देखो, जो ये अपना हो गया न्यूक्लियस का पार्ट, ठीक। न्यूक्लियस में हो गया न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, एंड केंद्रिका में हो गया राइबोसोमल आरआरएनए, ठीक। अब न्यूक्लियस के बाहर होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो इसके बाहर यहीं पे ये गोल्गी अपरेटस होता है, गोल्गी बॉडी, ठीक। अब देखते हैं इसके फंक्शंस कैसे परफॉर्म करता है। अब यहाँ से न्यूक्लियस से बना न्यूक्लियोलस के द्वारा, केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम्स न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो यहाँ से बना प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन बनके इसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ गोल्गी बॉडी में आ गया। गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर ये है। तो गोल्गी बॉडी में यहाँ पर प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं बनके वो आ गए, ठीक है। तो उनको ये स्टोर रखता है, स्टोर करेगा। अगर वो पूरे बने हुए हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका, तो ये डायरेक्टली ऐसे ही स्टोर करेगा और फिर फर्दर आगे ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत होगी। बट अगर कहीं पर कमी है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में, तो ये प्रोसेस को भी पूरा करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग करता है। जो प्रोटीन है उसकी पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके फिर ये रिलीज़ करता है वेसिकल्स के रूप में प्रोटीन को, एंड जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर सिक्रेशन करता है। देन पैकेजिंग भी सेम ही है कि जो भी मटेरियल तैयार होता है उसको वेसिकल्स के रूप में, पैकेट के रूप में ये भर देता है, एंड जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर ये पहुँचा देता है, ठीक है। तो ये है अपना गोल्गी अपरेटस। बेसिकली जो प्रोटीन्स एंड जो लिपिड सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनको ये स्टोर रखता है, प्रोसेस करता है और पैकिंग करके आगे जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। इसके दो फेज़ होते हैं गोल्गी अपरेटस के, एक सिस फेज एंड एक ट्रांस फेज। जो सिस फेज होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड वाला जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं। इसको एंट्री फेज भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से ही जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन के जो आते हैं वो इधर से ही एंट्री करते हैं, इसलिए इसको बोला एंट्री फेज। एंड इसको ट्रांस फेज को बोला मैच्योरिंग फेज, बिकॉज इधर आके यहाँ तक आते आते जो पूरा प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड यहाँ से फिर वेसिकल्स जो फुल्ली फॉर्म्ड होते हैं, मैच्योर होते हैं, जो सिक्रीटरी वेसिकल्स जिनको बोलते हैं वो निकलते हैं, ठीक है। सिक्रीटरी वेसिकल्स क्यों बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वेसिकल है जो कि इसमें फुल्ली फॉर्म्ड प्रोटीन या लिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ से जो
बन गया पूरा, तो फॉर्मेशन के बाद जो मेम्ब्रेन है वहाँ से ये अलग होके एंड बाहर की साइड ये वेसिकल के रूप में आ जाता है, एंड इसको हम बोलते हैं सिक्रीशन प्रोसेस को, कि जिस प्रोसेस के द्वारा ये बन के बाहर मेम्ब्रेन से आ जाता है, ठीक है। एंड सिक्रीशन होने के कारण इसको बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल, बिकॉज ये सिक्रीशन की प्रोसेस के कारण बाहर आया है, ठीक। तो ये हो गया अपना गोल्गी अपरेटस। ये मटेरियल्स की स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में एंड पैकेजिंग में हेल्प करता है। एंड 2 फेज होते हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। एंड फिर क्या है इसमें, प्लांट्स में जो होता है, इन्वर्टिब्रेट्स में होता है, उनको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। कैमिलियो गोल्गी साइंटिस्ट ने इन्होंने डिस्कवर किया था। एंड कुछ जो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये नहीं पाया जाता, तो आप ये ध्यान रखना। गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पास पास होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे गोल्गी बॉडी होता है, ठीक। उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की डिस्कवरी पैलेड ने की थी, इसीलिए इनको पैलेड पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है कि पैलेड पार्टिकल्स कौन होते हैं। राइबोसोम्स ही पैलेड पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज पैलेड साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था। एंड ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको देख सकते हैं, ठीक। ये इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड ये हमने जैसे देखा न्यूक्लियोलस या केंद्रिका में बनते हैं। ये अपना न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया, एंड केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरआरएनए होता है जो कि राइबोसोम्स बनाता है। तो राइबोसोम्स हैं वो कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस में या केंद्रिका में, ठीक। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो कोशिकाएं होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दोनों ही टाइप की कोशिकाओं में राइबोसोम्स मिलते हैं, बिकॉज जो प्रोटीन सिंथेसिस है, जो प्रोटीन है वो सेल्स के लिए ज़रूरी है। तो दोनों ही टाइप की सेल्स में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70S पाए जाते हैं एंड यूकैरियोट्स में 80S यूनिट पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोट्स के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि अपना इनका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में भी हम आगे देखेंगे कि इनका भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो इन तीनों में, प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में, तीनों में ही 70S राइबोसोम्स मिलते हैं जो कि छोटे साइज के होते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं, इनमें प्रोकैरियोट्स की तरह 70S टाइप राइबोसोम्स मिलते हैं। इनसे क्या सिद्ध होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट थे ये पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये यूकैरियोट्स में एंट्री कर गए, एक एंड ऑर्गेनेलीज के रूप में, कोशिकांग के रूप में ये स्थापित हो गए। बट पहले ये प्रोकैरियोट्स थे, बिकॉज जो इनका राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह इनका 70S पाया जाता है, ठीक। अब जो S है, 70S बोलते हैं या 80S बोलते हैं, तो ये S जो है ये है, इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि S किसके लिए स्टैंड करता है, S फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। अब जो 70S राइबोसोम है उसमें, इनमें दोनों में ही 2-2 सब यूनिट्स होती हैं, 70S में भी 80S में भी। 70S में 2 सब यूनिट्स होती हैं, 50S एंड 30S, 50S और 30S। अब आप बोलोगे 50 और 30 प्लस 80 होता है ना, बट इनके बनने के प्रोसेस में कुछ हिस्सा जो है वो कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, इसलिए यूनिट कम हो जाती है। एंड 70S के सब यूनिट हैं 50 प्लस 30 एंड 80S के सब यूनिट हैं 60 प्लस 40, ठीक। 60 प्लस 40 से मिलकर बनेगा 80S वाला एंड 50 प्लस 30 से मिलकर बनेगा 70S वाला। तो आप ये ध्यान रखना, अदरवाइज एग्जाम में आप पजल हो जाओगे। जैसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि 70S जो राइबोसोम है वो उनकी सब यूनिट कौन कौन सी हैं। ऑप्शंस होगा 50S प्लस 20S, 50S प्लस 30S, है ना, इस टाइप के ऑप्शंस दे देंगे। तो ये आप बोथ लगा लो
या नन लगा लो दूसरे ऑप्शंस। तो इसका ऑप्शंस क्या होगा, आपको लगेगा कि 50 + 20 होना चाहिए, बट 50 + 30 इसका करेक्ट आंसर होता है। ऐसे ही सेम 80s वाले में। ओके, एंड जो ये सब यूनिट्स हैं, एक ये लार्जर सब यूनिट होगी बड़े वाली, एंड ये होगी छोटे वाली सब यूनिट। ये वैसे अलग अलग होती हैं प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। जब प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है, उसी टाइम पे ये आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक, राइबोसोम्स में बेसिकली क्या होता है, एक तो राइबोसोमल आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, आरआरएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, तो ये कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर आरएनए है जो कि इंफॉर्मेशन को कोड करेगा, एंड ये ट्रांसफ़र आरएनए है, एंड यहाँ पर जो है अमीनो एसिड्स चिपकते जाएंगे, कोडिंग यहाँ से निकलती रहेंगी, जो उसके बाद फिर अमीनो एसिड्स की चेन बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड अमीनो एसिड की चेन को ही हम प्रोटीन्स बोलते हैं कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस किसकी हेल्प से करता है, मैसेंजर आरएनए की हेल्प से। ये मैसेंजर आरएनए है, आरएनए। ठीक है, एंड ये ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ से सिग्नल लेके यहाँ भेजेगा, एंड ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। ठीक, 2 सब यूनिट हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। ये पूरा प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। जो राइबोसोम्स का फंक्शन है वो हमने जैसे देख लिया, प्रोटीन सिंथेसिस का है। एंड राइबोसोम्स जो है 2 टाइप से कोशिका में प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपके हुए हैं, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पर जो केंद्र की झिल्ली होती है उससे भी राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, है ना, या फिर फ्रीली वो साइटोप्लाज्म में भी घूम रहे होते हैं, वो ऐसे ही स्वतंत्र अवस्था में भी साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में होते हैं। ठीक, तो राइबोसोम्स का फंक्शंस क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, किसके द्वारा, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए के द्वारा ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद है अपना लाइसोसोम। लाइसोसोम की डिस्कवरी करी थी क्रिश्चियन डी डुवे ने। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसके चारों ओर एक सिंगल ही झिल्ली होती है। ठीक, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इसमें एंजाइम्स होते हैं बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करती है। देखो जैसे हमने देखा, ये तो अपना हो गया न्यूक्लियस, एंड ये होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होगी आर रफ वाली, एंड ये होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया गोल्गी बॉडी। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बनाएगा प्रोटीन, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा लिपिड्स। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल हैं ये कंबाइन होके, ये जुड़ के ये एक मॉलिक्यूल बना देते हैं प्रोटीन्स का और लिपिड्स का, जिसको बोलते हैं एंजाइम। ठीक, तो ये एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, इसमें देखो लेयर है, लिपिड लेयर है और प्रोटीन्स लेयर है। ठीक, तो ये हो गया अपना लाइसोसोम, एंड ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये अपना न्यूक्लियस था, ये होगी पूरी सेल। तो ये क्या होता है, ये अगर कोई बाहर से मान लो अनवांटेड पार्टिकल आया जो कि हानिकारक है, वो सेल में प्रवेश कर गया, तो ये क्या करेगा, एंजाइम्स पे टारगेट करेगा एंड इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, इनको डिज़ोल्व कर देगा। ठीक है, मतलब इनको जो हानिकारक जो बाहर से प्रवेश करा है, कीटाणु, जीवाणु, वायरस, जो भी है पार्टिकल, उसको तोड़ के एंड फिर बाहर फेंक देगा। ठीक, एक तो ये फंक्शन इसका परफॉर्म हो गया। उसके बाद ये क्या करता है, कभी कभी सेल में ही एक्स्ट्रा जो सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये फिर उन पे टारगेट करेगा, उनको तोड़ के उनको डिज़ोल्व कर देगा, उनका पाचन कर देगा। ठीक, तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि मान लो ये फट गया, जो लाइसोसोम्स का बैग है, जो सैक है, वो फट गया, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये अपनी ही कोशिका को पचाने लगते हैं, उसको ही खाने लगते हैं, उसका भक्षण करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे जो सेल कोशिका होती है वो डिज़ोल्व होने लग जाती है एंड वो मर जाती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली, बिकॉज इनके फटने से पूरी सेल डिज़ोल्व हो सकती है।
ठीक, तो ये आपको लाइजोसोम समझ में आ गया होगा। लाइजोसोम्स का मेन फंक्शन जो है वो है पाचन करना, डाइजेशन करना, या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उसका भक्षण करके उसको कोशिका झिल्ली के बाहर फेंक देना। कैसे? जो कि एंजाइम्स हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बने हुए, जिनमें लिपिड्स और प्रोटीन्स होता है। ठीक, अब एक और बात है इसमें कि जिस प्रोसेस के द्वारा ये पार्टिकल्स अंदर आते हैं मेम्ब्रेन में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल की तरफ कोई आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। एंड जब ये एंजाइम्स, लाइजोसोम्स इसको डिसोल्व करके सेल के बाहर की साइड फेंक देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये आप ध्यान रखना। तो लाइजोसोम्स का बेसिक फंक्शन यही है कि ये एंजाइम्स होते हैं एंड ये या तो वेस्ट मटेरियल्स को डिसोल्व करते हैं, पाचन करते हैं, या फिर कोई बाहर से हानिकारक जीवाणु, विषाणु या पार्टिकल कोई भी आ जाए उसको ये तोड़ के और फिर सेल के बाहर फेंक देते हैं, है ना। या फिर सेल का ही जो वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको फिर ये कोशिका झिल्ली के बाहर फेंक देते हैं, मेम्ब्रेन से बाहर कर देते हैं। किसके द्वारा? अंदर जो आता है मटेरियल वो आता है एंडोसाइटोसिस के द्वारा, एंड बाहर जाता है वो जाता है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया अपना लाइजोसोम्स। उसके बाद है सेंट्रोसोम, जिसको तारककाय बोलते हैं। इसकी खोज की थी बोवेरी ने, एंड ये ओनली एनिमल सेल्स में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कुछ जो लोअर वास्कुलर प्लांट्स हैं, वास्कुलर प्लांट्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये भोजन और पानी को ट्रांसपोर्ट करने वाले कोशिकांग होते हैं प्लांट्स में, तो इनको जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। और जिनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं उन पौधों को हम वास्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। तो जो लोअर वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, मतलब कम विकसित जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं, उनमें भी सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं। इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई झिल्ली नहीं होती। इसके बाद इनमें क्या होता है, सेंट्रोसोम्स में दो सेंट्रियोल्स होते हैं, एक ये एंड एक ये। ठीक है, दो सेंट्रियोल्स होते हैं। मतलब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेंट्रियोल्स क्या है? सेंट्रियोल्स बेसिकली पार्ट्स ऑफ सेंट्रोसोम है। ठीक, उसके बाद जो है ये सेंट्रियोल्स में क्या है? सेंट्रियोल्स में 9 सेट है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। देखो, सेंट्रोसोम बनते हैं किसके? सेंट्रियोल्स के। देन सेंट्रियोल्स बनते हैं किसके? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। या फिर इसको उल्टा बोल सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल बनते हैं, सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम बनते हैं। ठीक है, अब जो सेंट्रियोल्स हैं इनमें 9 सेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, एंड एक सेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो टोटल कितने हुए? 9 तिया 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए 2 सेंट्रियोल्स में या फिर सेंट्रोसोम में। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन है हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो ये इस टाइप से स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बन जाते हैं और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। जो क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड होती है, ये एक साइड चली जाती है एंड एक दूसरी साइड आ जाती है, एंड इसी प्रकार से कोशिका में आधे आधे क्रोमोसोम्स विभाजित हो जाते हैं। तो जो कोशिका विभाजन है उसके टाइम पे ये हेल्प करते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन में, जिससे जो क्रोमोसोम्स है वो हाफ हाफ दूसरी सेल्स में चले जाते हैं डिवीजन के बाद। तो ये है अपना सेंट्रोसोम। अब बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड जो कोशिकांग हैं वो केवल पौधों की कोशिकाओं में मिलेंगे, सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। इनके चारों तरफ भी दोहरी झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन से ये घिरे हुए होते हैं। आप बताइए, पहले हमने कौन कौन से कोशिकांग किए हैं जिनके चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है या डबल मेम्ब्रेन से जो घिरे हुए होते हैं? हमने किए माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्गी बॉडी, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अब ये प्लास्टिड। ठीक, इन सभी में डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है। उसके बाद प्लास्टिड्स का खुद का डीएनए होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये हो गया इनका जेनेटिक मटेरियल। और इनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं।
अब आप बताइए राइबोसोम्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और प्लास्टिड्स में किस टाइप के राइबोसोम्स मिलेंगे। राइबोसोम्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रोटीन संश्लेषण का या प्रोटीन सिंथेसिस का, है ना। और यहाँ पर राइबोसोम्स मिलेंगे 70S टाइप। हमने 2 टाइप के राइबोसोम्स देखी थी, 70S टाइप एंड 80S टाइप। 70S टाइप राइबोसोम्स कौन कौन से में मिलते थे, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड्स में, ठीक है। इनमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स मिलते हैं और 80S वाले जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। अब जो ये S है ये क्या डिनोट करता है, स्वेडबर्ग यूनिट, एंड ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है सेडिमेंटेशन रेट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम्स में जो ये यूनिट होती हैं 70S या 80S, ये S क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है, एंड ये क्या दर्शाता है, सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। अब जो ये प्लास्टिड्स हैं ये 3 प्रकार की हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट टाइप की प्लास्टिड है वो कहाँ पर मिलती है, जो हरे पौधे होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा, उनमें ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एंड जो हरा रंग होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है पिगमेंट, वो होता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये आप याद रखना, क्वेश्चन आता है कि जो हरा पिगमेंट है वो कौन सा होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, वो है क्लोरोफिल। इसी के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यही लाइट को कैप्चर करता है, ठीक है। और यहाँ पर भोजन बन रहा है, तो भोजन जहाँ पर बनता है हम उसको क्या बोलते हैं, किचन या अपनी रसोई। तो यहाँ पर भोजन बनने के कारण इसको कोशिका की रसोई बोलते हैं, कोशिका की रसोईशाला या फिर किचन ऑफ द सेल इसको हम बोल सकते हैं, ठीक। तो ये होगी अपनी क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाला पिगमेंट होता है, हरा कलर का होता है, वो होता है क्लोरोफिल। एंड ये क्लोरोप्लास्ट की जो सेल्स होती हैं ये हरे रंग की होती हैं, ठीक। अब जो हरा है वो तो हमें पता है, जैसे अभी वो अच्छे से डेवलप्ड है, हरा है, बच्चा है, या फिर उसमें सारा पिगमेंट है। बट जैसे जैसे पौधे की एज बढ़ती चली जाती है, बूढ़ा होता चला जाता है या पत्ते बूढ़े होते चले जाते हैं, तो पत्तों का कलर हरा नहीं रहता, वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो जेरंटोप्लास्ट में चेंज हो जाती है एंड इसका कलर येलो हो जाता है, ठीक। तो जेरंटोप्लास्ट अगर क्वेश्चन आए तो ये भी क्लोरोप्लास्ट ही है, बट जो एज्ड जो पौधे होते हैं, प्लांट पत्ते होते हैं, वहाँ पर ये जेरंटोप्लास्ट होती है, जो कि क्लोरोप्लास्ट का ही एक परिवर्तित रूप होता है, ठीक। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन सेल्स होती हैं जो कि किस किस को कलर प्रदान करेंगी, रंग प्रदान करेंगी, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को, ठीक है। तो पौधों में फूलों को और फलों को जो रंग प्रदान करती हैं वो क्रोमोप्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल लाइकोपिन जो क्रोमोप्लास्ट है वो टोमेटो में मिलेगी, जो कि रेड कलर देती है। जेंथोफिल जो क्रोमोप्लास्ट है वो येलो कलर देगी, फॉर एग्जांपल मक्का, येलो कॉर्न। एंड बीटानिन जो क्रोमोप्लास्ट है वो चुकंदर में होगी, एंड ये भी चुकंदर जैसा, जैसे रेड प्लस पिंक ऐसा कलर देगी, ठीक है। तो ये है क्रोमोप्लास्ट। आपको क्लासिफिकेशन कहीं कहीं अलग भी मिल सकती है कि बिकॉज क्रोमोप्लास्ट में ही क्लोरोप्लास्ट भी आ सकती है, बिकॉज जो है तो ये भी कलर वाली ना, बस इसका फ़र्क ये है कि यहाँ पर हरा रंग है, और ख़ास बात जो है वो है फोटोसिंथेसिस कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण और अद्वितीय घटना होती है। इसी कारण से इसको हम अलग क्लासिफिकेशन के रूप में पढ़ते हैं, अलग टाइप की प्लास्टिड के सेल के रूप में पढ़ते हैं। अदरवाइज कहीं कहीं पे आपको क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट की एक टाइप भी मिलेगा लिखा हुआ, वो भी गलत नहीं है, बट
कहीं कहीं पर ये भी मिलेगा कि क्लोरोप्लास्ट एक सेपरेट सेल के रूप में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप कैसे भी कीजिए, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया अपना क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद थर्ड टाइप की जो प्लास्टिड है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड की सेल्स होती हैं ये कलरलेस होती हैं, कोई भी रंग नहीं होता इनका, रंगहीन होती हैं। और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करती हैं, भोजन के संग्रहण का, फूड स्टोरेज का फंक्शन ये सेल्स परफॉर्म करती हैं। स्टार्च या प्रोटीन या फैट्स वसा के रूप में ये भोजन को कोशिकाओं में इकट्ठा कर लेती हैं कि ताकि जब ज़रूरत पड़े तो प्लांट्स उसको अपनी ऊर्जा लेने के लिए यूज़ करें। ठीक, अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट के भी कुछ टाइप्स हैं जहाँ पर स्टार्च स्टोर होती है जिन सेल्स में, उनको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। जिनमें प्रोटीन स्टोर होती है उनको बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। जिनमें फैट स्टोर होती है उनको बोलते हैं इलायोप्लास्ट। और जो ये फूड स्टोरेज का फंक्शंस होता है ये यूजुअली कहाँ पर होता है, जड़ों में, रूट्स में, या फिर जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आलू है, आलू आपको पता भी होगा कि ये क्वेश्चन आता है कि आलू किसका एग्जाम्पल है, अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है आलू। लगता ऐसे है कि रूट है बट अंडरग्राउंड स्टेम है आलू, तना है आलू। ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि आलू क्या है। ऑप्शन आ जाएगा A, B, C, D, जड़, तना, बोथ, नन। ठीक, तो आलू क्या है, स्टेम है, तना है और अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक, भूमिगत तना है। तो यूजुअली जड़ों में और भूमिगत तने जो होते हैं वहाँ पर फूड स्टोरेज का फंक्शंस होता है, तो वहीं पर कौन सी सेल्स मिलेंगी, ल्यूकोप्लास्ट टाइप की प्लास्टिड्स। तो ये होगी अपनी प्लास्टिड, केवल पौधों की कोशिकाओं में मिलेंगी, धौरी झिल्ली से घिरी हुई होंगी, खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो मिलेंगे 70s टाइप के मिलेंगे। 3 टाइप की हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड वाली होती हैं, क्लोरोप्लास्ट भी कलर्ड हैं बट जो ग्रीन कलर होता है इनमें, एंड यहाँ पर एक बहुत खास प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा भोजन बनाया जाता है और इसी कारण इसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक, देन ल्यूकोप्लास्ट जो कि फूड स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक, इनके फंक्शंस क्या हैं, फोटोसिंथेसिस जो कि कौन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, एंड फूड स्टोरेज जो कि वसा, प्रोटीन या स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करती हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, एंड एक फंक्शन और हो गया रंग प्रदान करना या कलर प्रोवाइड करना, किसको, फ्लावर्स को या फ्रूट को, कौन देती है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक, तो ये होगी अपनी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये 2 मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एंड ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो ये लिक्विड पार्ट है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, एंड ये जो सेल्स हैं ये इस प्रकार से अरेंज होती हैं, इनको हम थाइलेकोइड्स बोलते हैं। ठीक, ये है क्रोमोप्लास्ट जो कलर देती हैं, एंड ये है ल्यूकोप्लास्ट जो कि फूड स्टोर करती हैं एंड कलरलेस होती हैं, इनका कोई भी कलर नहीं होता। उसके बाद है वैक्यूल्स, रिक्तिकाएँ। प्लांट्स कोशिकाओं में वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा होता है और एक ही होता है। ठीक, बहुत बड़ा होगा और एक ही होगा। और जो एनिमल की कोशिकाएं हैं, जंतु की कोशिकाएं हैं, वहाँ पर कई सारे वैक्यूल्स होंगे और कई होंगे। ठीक, छोटे छोटे होंगे और कई होंगे। और जो ये वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, इनमें भी एक फ्लूइड भरा होता है। किस टाइप का, जैसे कोशिका द्रव्य है या साइटोप्लाज्म है, उसी तरह यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है जिसमें क्या क्या होता है, पानी होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक, वाटर, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड सम एंजाइम्स, तो ये सब यहाँ पर पाया जाता है। एंड जो द्रव्य भरा होता है साइटोप्लाज्म की तरह, वो क्या करता है, वैक्यूल्स को ये आकार प्रदान करता है कि ये एक शेप में बने रहते हैं। ठीक, इसके चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन्स होती है वैक्यूल्स के चारों तरफ, जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि व्हाट इज टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या है। जो वैक्यूल्स होते हैं सेल्स में, उनके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक,
अब इसके फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है वैक्यूल्स के सेल में, कोशिका में, ये क्या काम करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब पानी की और लवण की, वाटर की और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट है, कि जो सेल के मेटाबॉलिज्म से जो भी अपशिष्ट जो निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको ये स्टोर करते हैं और फिर बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये होता है वैक्यूल का फंक्शन। एंड ये भी सेल को शेप भी देते हैं वैक्यूल्स भी। ठीक है, उसके बाद है हमारा न्यूक्लियस, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोशिकांग है। सामान्यतः यह गोलाकार या अंडाकार होता है। ये अपनी होगी पूरी सेल, एंड इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, एंड ये बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, और कोशिका झिल्ली, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ठीक, तो ये है न्यूक्लियस। सामान्यतः यह गोलाकार या फिर अंडाकार होता है। जंतु कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ये सेंटर में होता है, ये है जंतु कोशिका। और जो प्लांट सेल्स होती है, जो प्लांट पौधों की कोशिकाएं होती हैं, वो चपटी होती हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। जो पौधों की कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो एक साइड होता है किनारे की तरफ। क्यों, आप बताइए। बिकॉज पौधों की कोशिकाओं में जो वैक्यूल होता है, जैसा कि हमने देखा, वो बहुत बड़ा होता है। एंड इस वैक्यूल के कारण, रिक्तिका के कारण, जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है पौधों की कोशिकाओं में, ये एक साइड पर आ जाता है। ठीक, एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं एंड बहुत सारे होते हैं, तो इनका न्यूक्लियस की जो पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड न्यूक्लियस जो है वो बीच में रहता है। ठीक, केंद्र में रहता है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ भी दोहरी झिल्ली होती है, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। किसकी, फास्फोलिपिड्स की, जैसे हमने पहले भी देखा था। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है फास्फोलिपिड्स का। जो हेड होता है वो फास्फेट ग्रुप होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। जिस साइड पानी होगा ये उस साइड जाएगा। एंड जो टेल पोर्शन है ये लिपिड्स का बना होता है, एंड ये हाइड्रोफोबिक होता है। जिस साइड पानी होगा ये उससे दूसरी साइड जाएंगे। ठीक, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस का भी दोहरी झिल्ली होती है केंद्रक के बाहर, एंड ये पोरस होती है, मतलब इसमें छिद्र होते हैं न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में, झिल्ली में। और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, ये जो साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है ये वाला, यहाँ से, और जो केंद्रक में जो द्रव्य है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ से यहाँ तक जो एक्सचेंज है मटेरियल्स का, उसका जो संपर्क होता है वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, जो कि केंद्रक की झिल्ली में पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक, अब न्यूक्लियस में, केंद्रक में एक द्रव्य होता है। क्या क्या मिलता है यहाँ पर, एक तो न्यूक्लियोलस, एक तो हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म जो हमने देखा केंद्रक द्रव्य है, उसमें क्या क्या है, एक न्यूक्लियोलस जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका, और क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल बेसिकली क्या है, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, जिससे आगे कोशिका विभाजन के टाइम पे गुणसूत्र बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक, तो ये क्रोमोसोम्स का जो सामान्यतः जो कंडीशंस मिलती है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होती है, जो कि बिखरे हुए एक धागे जाल के रूप में होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक, इसी से आगे गुणसूत्र बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियोलस या केंद्रिका पे। ठीक, सेल में एक या एक से अधिक केंद्रिका या न्यूक्लियोलस भी मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य में, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य में। और एक ये छोटी सी गोल संरचना होती है, स्मॉल एंड सर्कुलर। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं और राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक, यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए होता है, यहीं से बाहर राइबोसोम्स, जैसे न्यूक्लियस हमने पहले भी देखा था, राइबोसोम्स में
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे राइबोसोम्स बाहर चिपके होते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो राइबोसोम्स न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होते हैं। तो जो सिग्नल आता है वो न्यूक्लियोलस में जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो ही भेजता है, और फिर राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है जो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर चिपके होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन बनेगा। ठीक, तो न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका में राइबोसोमल आरएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक, एंड ये हो गया अपना न्यूक्लियस। ये है क्रोमेटिन नेटवर्क जो जाल की तरह धागे से मिलेंगे, एंड ये है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, और ये है पोर्स जो छिद्र हुए न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में, केंद्रक की झिल्ली में, और ये है केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल लेयर्ड होती है। ठीक, तो ये हो गया न्यूक्लियस। इसमें क्या है फंक्शंस, प्रोटीन सिंथेसिस में कोऑर्डिनेट करता है, किसके द्वारा, न्यूक्लियोलस के द्वारा, बिकॉज न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए होता है। और कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन हम सेपरेट टॉपिक करेंगे लास्ट में इसी में, एंड तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं गुणसूत्रों पर, क्रोमोसोम्स के पर, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग है केंद्रक द्रव्य में, न्यूक्लियोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि यहीं से सभी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो आनुवांशिक जो गुण हैं, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, या पेरेंट सेल से जो ऑफस्प्रिंग सेल होती है उसमें आते हैं। ठीक, जो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, ये ऐसे पतले पतले धागे होते हैं, ये ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म में, केंद्रक द्रव्य में पड़े रहते हैं। अभी गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स नहीं बने हैं, ये ऐसे जाल के रूप में पूरा क्रोमेटिन नेटवर्क है। ठीक, तो ये क्रोमेटिन के जो तंतु हैं, ये सामान्य अवस्था में लंबे, पतले और अव्यवस्थित तरीके से केंद्रक द्रव्य में बिखर कर जाल के रूप में होते हैं। ये जाल सा ऐसा बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम। रेटिकुलम हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हुए भी किया था कि इस वर्ड का मतलब होता है जाल की तरह, एंड इसीलिए यहाँ पर भी जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसे भी हम क्रोमेटिन रेटिकुलम बोल देते हैं। जब कोशिका विभाजन होना होता है, सेल डिवीजन होना होता है, मतलब एक सेल को दो में टूटना होता है, तो अब दो में टूटेगी सेल, तो इसको भी जेनेटिक मटेरियल चाहिए, इसको भी जेनेटिक मटेरियल चाहिए। तो अब जो ये पूरा बिखरा हुआ जो स्ट्रक्चर है, ये आधा आधा कैसे होगा, है ना, ये तो बिल्कुल अव्यवस्थित है। कहीं कहीं ऐसे इसको तो डिवाइड करना दो में मुश्किल हो जाएगा। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो उससे पहले जो ये क्रोमेटिन का नेटवर्क है ये व्यवस्थित हो जाता है। व्यवस्थित कैसे हो जाता है, ये इस टाइप से ऐसे अरेंज हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये ऐसे अरेंज हो जाएगा। इसी अरेंजमेंट के बाद जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम, जो कि कोशिका विभाजन के टाइम आधा ये एक सेल में चला जाएगा एंड आधा दूसरी सेल में चला जाएगा। दोनों सेल्स को अपना अपना जेनेटिक मटेरियल मिल जाएगा। ठीक, आया समझ में? तो ये गुणसूत्र क्या है, जब क्रोमेटिन नेटवर्क है, जो क्रोमेटिन के तंतु हैं, कोशिका विभाजन से पहले व्यवस्थित हो जाते हैं और थोड़े छोटे और मोटे हो जाते हैं, ये जैसे हम देख रहे हैं। ठीक, तो इनको हम बोलते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में जो ये आर्म बनती हैं, जो मटेरियल छोटा और मोटा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। जैसे दो क्रोमेटिड हैं इस गुणसूत्र में, एक क्रोमेटिड ये है एंड एक क्रोमेटिड ये है। ठीक है, तो जहाँ पर ये क्रोमेटिड्स जुड़े होते हैं इस पोर्शन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु, बिकॉज यहाँ पर आपस में क्रोमेटिड्स जुड़े हुए होते हैं, इसको बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। धागे जैसी संरचना होती है, बेसिकली धागे ही होते हैं, बिल्कुल धागे जैसे दिखते हैं। इनमें दो क्रोमेटिड होते हैं, हमने जैसे देखा। क्रोमेटिड कहाँ पर जुड़ते हैं आपस में, सेंट्रोमियर पे या गुणसूत्र बिंदु पे। ठीक, अब जो ये
क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, ये किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स, जिसमें न्यूक्लिक एसिड होगा और प्रोटीन होगा। प्रोटीन्स में जो मेन प्रोटीन होगा वो हिस्टोन प्रोटीन होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम्स में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन है वो किस टाइप का प्रोटीन है? बेसिक जो कैरेक्टर है इसका मतलब अक्षारीय। आपने अक्षार और अम्ल कैरेक्टर पढ़े होंगे, वो आप देख लेना, ये अक्षारीय टाइप का प्रोटीन है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्रोमोसोम्स में, गुणसूत्रों में कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन है, और ये इसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय है, ठीक। कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं और कुछ अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स पाए जाते हैं गुणसूत्रों में। और अब जो ये गुणसूत्र हैं अपने, इनके ऊपर बीड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे, इसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए क्या है? डीएनए है जो आनुवंशिक गुण हैं उनका वाहक है। क्यों? क्योंकि यहीं पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। डीएनए पे फिर आगे फर्दर जहाँ पर इन्फॉर्मेशन होती है उन हिस्सों को हम बोलते हैं जीन। ये हम आगे देखेंगे, ठीक। तो क्रोमोसोम्स हो गए। गुणसूत्र, गुणसूत्र किससे बनते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क, पहले होगा क्रोमेटिन नेटवर्क, एंड कोशिका विभाजन से पहले ये व्यवस्थित रूप में आके कुछ छोटे और मोटे हो जाते हैं, फिर गुणसूत्र का रूप धारण कर लेंगे। एंड गुणसूत्रों के अंदर होता है डीएनए, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके पास आनुवंशिक गुण होते हैं। एंड डीएनए में भी जो छोटा पार्ट होगा जो कि मेनली कैरी करते हैं सभी गुणों को, कैरेक्टर्स को या ट्रेट को, वो पार्ट होता है हमारा जीन, ठीक। जीन कहाँ पर होता है? डीएनए पर। एंड डीएनए कहाँ है? गुणसूत्रों पर। गुणसूत्र कहाँ से बनते हैं? क्रोमेटिन से, ठीक। अब जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें केवल एक गुणसूत्र होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। वो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया या वायरस, है ना। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग जो संख्या होती है गुणसूत्रों की हम देख लेते हैं। जैसे ह्यूमन में, मानव में 23 पेयर होते हैं और ये पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक। जो पेयर्स में पाए जाते हैं उनको हम द्विगुणित या डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स बोलेंगे, द्विगुणित गुणसूत्र बोलेंगे। और अगर अनपेयर्ड है, अयुग्म में है, मतलब पेयर में नहीं मिलते, तो उनको हम बोलेंगे हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स या अगुणित गुणसूत्र, ठीक। मानव में 23 पेयर मिलते हैं, कुत्ते में 39 पेयर, कबूतर में 40 पेयर, बिल्ली में 19 पेयर, घोड़े में 32 पेयर, वीट में 21 पेयर, टोमेटो में 12 पेयर, ऑनियन में 8 पेयर। ये भी कुछ स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं कि कौन से में कौन सा पेयर मिलता है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे तो हमने मेंशन कर दिए, ठीक। जहाँ पर पेयर्स में मिलेंगे उनको बोलेंगे डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स या द्विगुणित गुणसूत्र, एंड जहाँ पर पेयर में नहीं मिलेंगे, सिंगल मिलेंगे, उनको बोलेंगे हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स या अगुणित गुणसूत्र। जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो टर्म थी वो किन्होंने दी थी? वाल्डेयर ने 1888 में, ओके। तो ये है अपना गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस में ये गुणसूत्र मिलते हैं। गुणसूत्र के ये जो दो आर्म हैं, एक ये और एक ये, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। और ये क्रोमेटिड्स आपस में कहाँ पर जुड़ती हैं? सेंट्रोमियर पे, जिसको हम बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। और जो क्रोमेटिड्स के जो सबसे आगे वाले हिस्से हैं, जो जिसको क्या बोलेंगे, जो अंत वाले हिस्से हैं, उनको हम बोलते हैं टीलोमियर या अंतखंड, ठीक। अब जो ये गुणसूत्र हो गया, गुणसूत्र हमने देखा कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल या जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो किस में होती है? डीएनए में। एंड डीएनए पे भी कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो कैरी करते हैं सभी ट्रेट्स, वो होते हैं जीन, ठीक।
एंड इसमें क्या है, ये जो क्रोमेटिन है ये ऐसे जाल के रूप में होता है एंड ये सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम्स में गुणसूत्रों में चेंज हो जाता है एंड इसमें डीएनए होता है। उसके बाद है नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लिक एसिड, जो कि नाभिक में पाया जाता है या केंद्रक में पाया जाता है, इसी कारण से इसको नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लिक एसिड बोला है। ठीक, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, कोशिका में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है नाभिकीय अम्ल। जैसा कि आपने सुना होगा डीएनए और आरएनए, ये जो डीएनए और आरएनए है यही नाभिकीय अम्ल है, जेनेटिक या न्यूक्लिक एसिड है। ये दो प्रकार का है, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। नाभिकीय अम्ल का न्यूक्लिक एसिड का एक टाइप है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड हुआ। एंड यहाँ पर जो शुगर पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज टाइप की पाई जाती है, इसीलिए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया डीएनए। एंड सेकंड है आरएनए, यहाँ पर शुगर मिलती है राइबोज टाइप की एंड ये न्यूक्लिक एसिड का एक प्रकार है, इसीलिए इसको बोला राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए। अब डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसकी संरचना कैसी है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये मेनली जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है नाभिक का, वहाँ पर पाया जाता है, पर इसके साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दो कोशिकांगों में भी डीएनए मिलता है। हमने जब इनका स्ट्रक्चर किया था माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का, तब भी हमने देखा था कि यहाँ पर खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। एक बात और आप ध्यान रखना कि जिन कोशिकांगों में, जिन ऑर्गेनेलीज में खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज या फिर अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। ठीक, जिनमें अपना खुद का डीएनए या राइबोसोम्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज या फिर अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। ये कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद जो डीएनए को सबसे पहले किसने न्यूक्लियस से अलग किया, केंद्रक से अलग किया, वो थे फ्रेडरिक मेशर। इन्होंने पस सेल्स जो होती हैं, जो पस को क्या बोलते हैं हिंदी में, मवाद बेसिकली, उससे इन्होंने केंद्रक से डीएनए को अलग किया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि डीएनए को आइसोलेट सबसे पहले किसने किया, वो किया फ्रेडरिक मेशर ने। डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला बन जाती है, चेन बन जाती है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे जो कि जुड़ जाएंगे और पूरी चेन बन जाएगी जो है डीएनए। आपको अगर सिंपल टर्म्स में कोई पूछे कि डीएनए क्या है, डीएनए इज अ चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो बहुत सारे जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो वो डीएनए को बनाते हैं। एंड अब देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, कि जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके जो डीएनए को बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझते चलना साथ साथ, बहुत ईजी भी है। ठीक, कॉम्प्लेक्स लगता है बट समझ जाने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन युक्त मंडल, एंड दूसरी शुगर, एंड तीसरी फास्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड्स में ये 3 चीज़ें आपको रट लेनी है कि न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। ठीक, अब डीएनए में नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर जो होगी वो डीऑक्सीराइबोज टाइप की होगी एंड एक फास्फेट ग्रुप होगा, ये 3 चीज़ें होगी। अब जो नाइट्रोजनस बेस हैं डीएनए में वो 2 टाइप के हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में भी आगे 2 आ जाएंगे जो नाइट्रोजनस बेस हैं, एक एडेनिन एंड दूसरा गुआनिन। पिरिमिडिन्स में भी 2 नाइट्रोजनस बेस आएंगे, एक थाइमिन एक साइटोसिन। ठीक, तो जो ये 4 नाइट्रोजनस बेस हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। एडेनिन होगा थाइमिन के साथ कनेक्ट
एंड साइटोसिन होगा गुआनिन के साथ कनेक्ट। तो ये जो आपस में ये जिस क्रम में जुड़ते हैं चारों नाइट्रोजनस बेस, ये ही जो इनका सीक्वेंस है इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड, जो कि सभी इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है, सभी सूचनाओं को कैरी करता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन बनाना है, लिपिड बनाना है, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे हैं वो सिंथेसाइज करने हैं, उनका निर्माण करना है, या कोशिका का कोई भी फंक्शन है, कार्य है, वो परफॉर्म करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे डीएनए में होती है, जीन्स में होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो कोड है वो किससे बनता है, जो इन्फॉर्मेशन का जो सूचना का कोड है वो ये नाइट्रोजनस जो बेस है इनके सीक्वेंस से बनता है, इनके क्रम से बनता है, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा, जो डीएनए है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन बन जाती है, एंड न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीज़ें आती हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरी शुगर एंड तीसरा फास्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस में 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होंगे, एक प्यूरिन्स एंड दूसरा पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में 2 हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पिरिमिडिन्स में भी 2 हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन। ये है अपना डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक। डीएनए जनरली एक सीढ़ी जैसा दिखता है। फॉर एग्जांपल सीढ़ी कैसी होती है, ये जो इसके मार्जिन्स होते हैं एंड ये जहाँ पर हम पैर रखते हैं ये होते हैं ना। तो सीढ़ी अगर घूम जाए, ये सीढ़ी को अगर हम घुमा दें ऐसे, तो ये डीएनए है। डीएनए ऐसा दिखता है कि घुमावदार सीढ़ी, ठीक। इसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये है डबल हेलिक्स वाला, ठीक। आमतौर पर न्यूक्लियोटाइड्स जो है एक डबल स्टैंडर्ड पॉलीमर्स होता है, एंड कभी कभी डबल स्टैंडर्ड का मतलब है कि 2 ऐसे, ये दोनों साइड ही इसके जो मार्जिन्स होते हैं ये होते हैं, बट कभी कभी सिंगल स्टैंडर्ड भी डीएनए पाया जाता है, ओके। तो ये हो गया अपना डीएनए में क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है, एंड न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो 3 उसके पार्ट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन एंड गुआनिन, पिरिमिडिन में थाइमिन एंड साइटोसिन। शुगर जो है वो डिऑक्सीराइबोज टाइप की होगी, एंड एक फास्फेट ग्रुप होगा। यहाँ पर सीढ़ी होगी, जैसे घुमावदार सीढ़ी होती है उस जैसा डीएनए दिखता है, जिसको हम डबल हेलिक्स बोलते हैं। एंड इसको कभी कभी ये जनरली दोनों होते हैं स्टैंड इसके, बट कभी कभी एक भी होता है जिसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बोलते हैं, ठीक। अब जो है कुछ टर्म्स आएंगी कि अगर शुगर और जो नाइट्रोजनस बेस हैं हमने देखा, ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक। जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर इन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। एंड अगर फास्फेट भी जुड़ जाएगा तो पूरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड हमने क्या देखा कि इसमें 3 चीज़ें हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फास्फेट, बट इन 2 कंपोनेंट हैं इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। एंड अगर फास्फेट भी ऐड हो जाए तो पूरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक। न्यूक्लियोटाइड तो आपने देख ही लिया, इसमें आप ये ऐड कर दो कि इसमें अगर ये 2 कंपोनेंट है केवल नाइट्रोजनस बेस और शुगर, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स, और आपको ऑप्शंस दे देंगे। ए में दे देंगे आपको शुगर प्लस फास्फेट, देन बी में दे देंगे आपको शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, है ना। सी में दे देंगे आपको शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट, एंड डी में दे देंगे नन। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो आपको बताना है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। एंड अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो अगर ये तीनों मिल जाएं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फेट, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देन इसका फंक्शन क्या है डीएनए का,
आनुवंशिक कोड रखता है जो जीवन के लिए हमारे संदेश हैं, कंटेन जेनेटिक कोड। कैसे? हमने जैसे देखा था कि जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होते हैं नाइट्रोजनस बेस, उनका जो क्रम होता है एडेनिन थाइमिन के साथ एंड साइटोनिन गुआनिन के साथ जैसे अटैच होता है, जिस क्रम में ये आपस में जुड़ते हैं, इसी क्रम को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड, जिसमें सभी मॉलिक्यूल्स के निर्माण की या जो भी सेल फंक्शन परफॉर्म करती है सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन इन्हीं क्रम में होती है, इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस में होती है। ठीक है, तो डीएनए का जो फंक्शन है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने का है, जेनेटिक कोड इसमें होता है। और ये साथ में आरएनए का भी निर्माण करता है, आरएनए डीएनए से ही बनता है। ठीक, बिकॉज आरएनए में जो डिफरेंस है डीएनए के अगेंस्ट वो यही है कि डीएनए में एक तो शुगर डीऑक्सीराइबोज टाइप की होती है एंड आरएनए में राइबोज टाइप की शुगर हो जाएगी। और डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जैसे हमने देखा प्यूरिन्स तो आरएनए में भी सेम है, बट पिरिमिडिन्स में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। बस यही डिफरेंस होता है आरएनए में और डीएनए में। तो अगर ये चेंजेस हो जाएंगे तो डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक, अब जो जीन क्या है, ये देखो डीएनए ऐसा दिखता है। जब अगर हम सीढ़ी को घुमा दें ऐसे, ये इसका 3D डायग्राम है डीएनए का, तो डीएनए ऐसा दिखता है। ठीक, ये जो साइड वाली जो पोर्शन है ये सीढ़ी के जो मार्जिन्स हो गए वो हो गए, एंड बीच में जो है नाइट्रोजनस बेस हो गए। जो ये हिस्से हैं साइड वाले जो मार्जिन्स होते हैं सीढ़ी के, वो बने होते हैं नाइट्रोजनस शुगर के और फास्फेट के। एंड जो ये बीच वाली जो सीढ़ियाँ हैं जिन पर हम पैर रख के चढ़ते हैं सीढ़ी पर, ये बने होते हैं नाइट्रोजनस बेस के। ठीक, ये शुगर एंड फास्फेट एंड ये नाइट्रोजनस बेसिस के। तो ये ऐसा है डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक, अब है जीन क्या है। आनुवंशिक सूचना रखने वाले डीएनए सेगमेंट को ही जीन बोलते हैं। डीएनए सेगमेंट कंटेनिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमने देखा था कि सभी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है डीएनए में, उसी सीक्वेंस में जेनेटिक कोड्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। तो डीएनए का वो हिस्सा जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं जीन। मतलब क्या हुआ कि बहुत छोटे छोटे जीन्स से मिलकर एक पूरा डीएनए बन जाएगा, और जिस डीएनए के सेगमेंट में इंफॉर्मेशन होगी उस पूरे हिस्से को हम बोल देते हैं जीन। ओके, अब बात करते हैं आरएनए की। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए से बनता है, डीएनए में कुछ चेंज हो जाते हैं देन आरएनए बनता है। ठीक, इसमें क्या है, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। जैसे हमने डीएनए में देखा था कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं जिससे न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बन जाती है। डीएनए में ये चेन जो है डबल होती है, बट आरएनए में सिंगल होती है। ठीक, एकल पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनी होती है, इसमें सिंगल पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड हमने देखा नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फेट, डीएनए में हमने पढ़ा था ना, एंड शुगर, तीनों कंपोनेंट हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स में। एंड यहाँ पर जो शुगर होगी वो होगी राइबोस, इसीलिए आरएनए को बोला पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे एंड राइबोस शुगर हो जाएगी, तो जो ये चेन बनेगी इनके जुड़ने से वो उसको बोलेंगे हम आरएनए, एंड ये सिंगल होगी। डीएनए में डबल होती थी न्यूक्लियोटाइड्स की चेन। एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है, जैसे कि हमने पहले भी देख चुके, शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है एंड फास्फेट ग्रुप है। बट जो चेंज है डीएनए से आरएनए में वो क्या है, डीएनए में जो शुगर थी वो थी डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में जो शुगर है वो है राइबोज शुगर। ठीक, एंड डीएनए में नाइट्रोजनस बेस थे प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में था एडेनिन एंड गुआनिन एंड पिरिमिडिन्स में था साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक, बट यहाँ पर आरएनए में क्या होगा, प्यूरिन्स तो सेम होंगे एडेनिन एंड गुआनिन, बट पिरिमिडिन्स जो थे उसमें साइटोसिन सेम होगा एंड बट थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा यहाँ पर आरएनए में।
डीएनए में था थायमिन, एंड फास्फेट ग्रुप दोनों में सेम होगा। तो ये हो गया आरएनए का स्ट्रक्चर। आरएनए कहाँ पर मिलता है? केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में, न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में, दोनों ही जगह आरएनए पाया जाता है। अब आरएनए के 3 प्रकार हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझो। मैसेंजर आरएनए जो है वो क्या करता है? एक मैसेंजर आरएनए, इसका नाम ही इस प्रकार का है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कोई न कोई तो ये मैसेज कैरी करता होगा, संदेश भेजता होगा कहीं से दूसरी जगह पर, है ना। इसीलिए इसको बोला मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए। प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्रक में स्थित डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक सूचना भेजता है। क्या करता है संदेशवाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए? कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे करता है? न्यूक्लियस में जो इन्फॉर्मेशन है आरएनए के प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए जो न्यूक्लियस में इन्फॉर्मेशन है, उसको न्यूक्लियस से, केंद्रक से जहाँ पर प्रोटीन बनना है वहाँ तक पहुँचाता है। जैसे कि हमने राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर में देखा था कि 2 राइबोसोम्स की सब यूनिट थी एंड यहाँ पर बीच में मैसेंजर आरएनए था, ठीक। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन निर्माण का प्रोसेस मैसेंजर आरएनए की हेल्प से ही पूरा हुआ था। कैसे? बिकॉज जो न्यूक्लियस से प्रोटीन जो निर्माण की इंफॉर्मेशन थी, सूचना थी, वो मैसेंजर आरएनए ही राइबोसोम्स तक लेकर आया था, ठीक। तो जो संदेशवाहक आरएनए है वो प्रोटीन के निर्माण के लिए केंद्रक से सूचना जहाँ पर प्रोटीन निर्माण होगा वहाँ तक लेकर आता है, ठीक। एंड एक कोशिका में जो टोटल आरएनए है उसका 3 से 5% हिस्सा जो होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक। अब जो मैसेंजर आरएनए है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंड यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग टाइप का है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए होता है। वो क्या होता है कि एक ही मैसेंजर आरएनए से एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, ठीक। मतलब क्या है कि मैसेंजर आरएनए से एक मैसेंजर आरएनए एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, ठीक। बट ये यूकैरियोटिक्स में है। बट प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि एक मैसेंजर आरएनए बहुत सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इनके लिए इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। तो इस टाइप के आरएनए को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए, जिसमें एक मैसेंजर आरएनए बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उसका निर्माण करवाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में एक मैसेंजर आरएनए केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, उसका निर्माण करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए या मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए, ठीक। तो ये था हमारा मैसेंजर आरएनए। आरएनए के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला है मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, देन राइबोसोमल आरएनए, देन ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में जो इन्फॉर्मेशंस, जो मैसेजेस होंगे वो आएंगे कहाँ से? केंद्रक से, जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होना है वहाँ तक, ठीक। प्रोकैरियोटिक्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए होता है, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक आरएनए होता है। उसके बाद है राइबोसोमल आरएनए। इसमें राइबोसोम्स में ये पाया जाता है। हमने राइबोसोम्स का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो भी हमने देखा था कि राइबोसोम्स में राइबोसोमल आरएनए होता है और ये पूरे आरएनए का 80% यही आरएनए पाया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो आरएनए मिलता है वो कौन सा मिलता है? राइबोसोमल आरएनए, ठीक। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन संश्लेषण का। देन है ट्रांसफर आरएनए। जो ट्रांसफर आरएनए है वो सबसे छोटा आरएनए है एंड जो प्रोटीन जब सिंथेसिस होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो ये क्या करता है? राइबोसोम्स तक अमीनो एसिड्स को, अमीनो एम्स को पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल ये अमीनो एसिड्स हैं, तो ये क्या करेगा? जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो ये जो राइबोसोम्स का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वहाँ तक अमीनो एसिड्स पहुँचाता है एंड अमीनो एसिड्स ऐसे जुड़ जाएंगे एंड अमीनो एसिड जब ऐसे जुड़ जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि कहलाता है प्रोटीन,
ठीक। तो ट्रांसफ़र आरएनए का फंक्शन क्या है कि ये अमीनो एसिड्स की जो चेन बनती है उसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइबोसोम्स तक अमीनो एसिड्स पहुंचाता है। कौन? ट्रांसफ़र आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है इन्फॉर्मेशन कैरी करता है न्यूक्लियस से राइबोसोम्स तक। ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड्स की चेन बनाता है, अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक पहुंचाता है, ठीक, तभी ये चेन बनेगी। तो ये हो गया ट्रांसफ़र आरएनए का फंक्शन। एंड राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक। एंड जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये कुल आरएनए का लगभग 16 से 18% होता है, मतलब 16 से 18% जो कौन सा आरएनए मिलता है? ट्रांसफ़र आरएनए। सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है? राइबोसोमल आरएनए, जो कि टोटल आरएनए का 80% है। एंड जो ट्रांसफ़र आरएनए है इसको घुलनशील आरएनए या अडेप्टर आरएनए भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अडेप्टर आरएनए या घुलनशील आरएनए कौन सा है? ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक। रॉबर्ट हॉली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसफ़र आरएनए की जो संरचना थी वो क्लॉवर लीफ टाइप प्रस्तुत करी थी, जिसमें 4 आर्म्स होती हैं। ये क्वेश्चन आता है कि जो क्लॉवर लीफ टाइप स्ट्रक्चर है वो किसका है? एक तो ट्रांसफ़र आरएनए का, एंड वो किन्होंने दिया था? वो दिया था रॉबर्ट हॉली ने। इसमें क्या है? 4 आर्म्स होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं ट्रांसफ़र आरएनए की। एक है एक्सेप्टर आर्म, ग्राही भुजा, दूसरी है डी भुजा, तीसरी है ये टीसी भुजा, एंड चौथी है प्रतिकोडॉन भुजा या एंटीकोडॉन आर्म, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 4 आर्म्स वाला स्ट्रक्चर था क्लोवर लीफ टाइप में वो किसका था? ट्रांसफ़र आरएनए का। और वो स्ट्रक्चर जो संरचना थी किन्होंने दी थी? रॉबर्ट हॉली ने, ठीक। तो ये हो गया हमारा आरएनए। आरएनए में हमने क्या पढ़ा? आरएनए में हमने देखा कि आरएनए 3 टाइप का है। एक तो मैसेंजर आरएनए, दूसरा राइबोसोमल आरएनए, तीसरा ट्रांसफ़र आरएनए। एंड जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण के लिए इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से जो जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होगा वहाँ तक लेकर आएगा इन्फॉर्मेशन को। एंड राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा, बिकॉज ये राइबोसोम्स में पाया जाता है। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन जब सिंथेसिस होता है तो ये अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक पहुंचाता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, एंड पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक। ट्रांसफ़र आरएनए को अडेप्टर आरएनए या घुलनशील आरएनए भी बोलते हैं। एंड ट्रांसफ़र आरएनए का क्लोवर लीफ जो कि 4 भुजा वाला स्ट्रक्चर है वो किन्होंने दिया? रॉबर्ट हॉली ने। उसके बाद जो आरएनए का फंक्शन क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। बेसिकली हमने देखा कि जो तीनों टाइप के आरएनए हैं, मैसेंजर, राइबोसोमल एंड ट्रांसफ़र, ये तीनों ही प्रोटीन के सिंथेसिस में फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोटीन कैसे हमारे बॉडी में निर्मित होता है। राइबोसोम्स की हेल्प से तीनों टाइप के अलग अलग जो आरएनए हैं वो इसमें अपना अपना रोल प्ले करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन लाता है, कोई अमीनो एसिड्स लाता है, एंड कोई प्रोटीन पूरा बनाता है, ठीक। तो डीएनए में और आरएनए में डिफरेंस देख लेते हैं, आपको और क्लियर होगा। डीएनए में जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज की होती है, एंड आरएनए में जो शुगर है वो राइबोज टाइप की होती है। यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है डीएनए में वो एडेनिन एंड गुआनिन, ये हो गए प्यूरिन्स। एंड जो पिरिमिडिन्स में है यहाँ पर थायमिन मिलता है, एंड साइटोसिन। थायमिन में और यूरेसिल में डिफरेंस है। एंड आरएनए में नाइट्रोजनस बेस है वो ये तो हो गए प्यूरिन्स, एडेनिन एंड गुआनिन, एंड ये हो गए पिरिमिडिन्स जो कि साइटोसिन एंड यूरेसिल। एक ही डिफरेंस है, डीएनए में थायमिन है एंड आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल है। और डीएनए की जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है, यहाँ पर डबल होता है, यहाँ पर डबल होता है, यहाँ पर सिंगल होता है। एंड डीएनए है जो मेनली न्यूक्लियस में पाया जाता है, पर साथ साथ किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। बट आरएनए जो न्यूक्लियस में मिलता है और साथ साथ कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में भी मिलता है, ठीक। तो ये आपको न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक क्या क्या देखा न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में? डीएनए और आरएनए। जो डीएनए है वो
न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है जिसमें नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फास्फेट तीनों होते हैं। एंड यहाँ पर पिरिमिडिन्स में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक, जो बेसिस का इनका नाइट्रोजनस बेस का जो क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, उसी को जेनेटिक कोड बोलते हैं, आनुवांशिक कोड बोलते हैं, जिसमें सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन या सूचनाएं होती हैं। न्यूक्लियोसाइड में जब दो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस ये 2 यूनिट होंगी तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर तीनों यूनिट मिल जाएंगे तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक, जीन देखा कि जो डीएनए का सेगमेंट है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं जीन। आरएनए में शुगर राइबोस टाइप की होगी और इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिंगल चेन होगी। आरएनए के टाइप्स देखिए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जो कि तीनों ही टाइप के आरएनए हैं। ये प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। ठीक, इसके बाद हमने पूरा डीएनए में और आरएनए में डिफरेंस किया। अब हम करते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। देखो,